कॉमर्स एक्सेस। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी इन्फ्लेशन की सेकंड क्लास है। देखो, हम लोग अपनी फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग देखें कि इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या हैं और उसके रेमेडीज़ क्या हैं। देखो, इन्फ्लेशन कॉजेज और रेमेडीज़ मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है, एक बीमारी है। अगर एक बार मार्केट में फैल गई ना, फिर कभी इसको ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वैसे ना कुछ हद तक इन्फ्लेशन मार्केट में अच्छा भी है, बट उसका अपना एक रेट है, उससे ज़्यादा हुआ तो बेकार है। फिर हम लोग देखेंगे कि उसके रेमेडीज़ क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई जो है हमारी, वो किस तरीके से उसको कंट्रोल में करती है। ठीक है, इससे पहले हम लोग अपनी इन्फ्लेशन की फर्स्ट क्लास बना चुके हैं, जिसमें हमने अपनी इन्फ्लेशन के टाइप्स एंड डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आप हमारी क्लास के साथ में पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ पीछे वाली वीडियोस को देखिए भैया, और कॉमर्स एक्सिस को सब्सक्राइब कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले देखो, कॉजेज ऑफ जो हमारे इन्फ्लेशन है, इसमें तीन तरीके से हो सकते हैं। एक होता है हमारा डिमांड फैक्टर, एक होता है सप्लाई फैक्टर, और तीसरी जो है वो क्या है, सीक्रेट चीज़ है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। तो क्या होता है कि डिमांड फैक्टर में देखो कि एक होती है हमारी डिमांड साइड होती है, ठीक है, एक होती है हमारी सप्लाई साइड होती है। तो कुछ एक ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको पता है ना क्या होता है, जहाँ पे दोनों मीट करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ तक था, लेकिन क्या होता है, ओवर दी पीरियड में आपकी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो जाती है, मतलब पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई। तो जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो इसके से क्या होगा, आपकी जो डिमांड होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। बट जब डिमांड इंक्रीज़ की तो सप्लाई इतना जल्दी इंक्रीज़ नहीं कर पाती, तो सप्लाई उतनी है, तो जब डिमांड एक्सेस करेगी तो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, प्राइस को इंक्रीज़ कर देगा। और जब प्राइस को इंक्रीज़ करेगा, इसका मतलब क्या है कि आपकी महंगाई दर मार्केट में इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये हो गया। फिर आता है हमारा राइज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। तो देखो, इसकी एक साइकिल है जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ी है, कि जब भी हमारे मार्केट में या हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का इंक्रीमेंट होगा, उसी के साथ ही साथ मार्केट में महंगाई भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, आपको सैलरी मिली, राम को आज नौकरी मिली, राम ने, और राम को एक महीने बाद सैलरी मिली 50,000 रुपये। राम गया भैया, राम ने एक बाइक खरीद ली, बाइक ले ली EMI पे, ठीक है, और 10,000 रुपये की डाउन पेमेंट करी। और राम ने क्या खरीदा, राम ने अपना खाने पीने की शौक है, अरे वाह, राम को मज़ा आ गया, मतलब पहली बार जिंदगी में नौकरी लगी, तो राम ने अपने सारे ऐश काटे उस महीने। तो राम ने अपना सारा का सारा पैसा खर्च किया। जब पैसा खर्च हुआ तो पैसा गया कहाँ, पैसे ने तो मनी सप्लाई में मार्केट में इंक्रीज कर दी ना। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे आपके इसमें एम्प्लॉयमेंट आएगा, इसका मतलब क्या है कि आप चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करोगे, और जब डिमांड आप करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि जब डिमांड होगी तो सप्लाई उतना जल्दी उसको टैकल नहीं करेगी। सप्लाई भाई पीछे से धीरे 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 भागती हुई आएगी, अरे भैया वहाँ पे एम्प्लॉय वो है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, चलो चलो चलो, तब जाके कहीं सप्लाई आ पाएगी। तब तक तो आप महंगाई बढ़ा के वो कर दोगे मार्केट में। ठीक है, फिर आता क्या है हमारा अर्बनाइजेशन। तो देखो, जब हमारा अर्बनाइजेशन का जब पेस इंक्रीज हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाता है। और जब आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, इसका मतलब ये है कि आप हायर चीज़ों की डिमांड करते हो, ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हो जो बहुत हद तक महंगी होती हैं, या फिर जिनकी आप पहले तक डिमांड नहीं कर रहे थे, तो वो सब चीज़ों की आप डिमांड करने लग जाते हो। ठीक है, तो ये देखो, ये 3 फैक्टर्स हमारे किसके हैं, डिमांड फैक्टर्स हैं। इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर आता है हमारा सप्लाई फैक्टर। तो सप्लाई फैक्टर में देखो क्या है, इरेगुलर एग्रीकल्चर सप्लाई। अगर आपके इकोनॉमी में गेहूँ नहीं हुआ तो आप खिलाओगे क्या, और जब खिलाओगे नहीं तो क्या होगा, अकाल पड़ जाएगा। और जब आपके यहाँ पे मतलब गेहूँ हुआ, मान लो आपको यहाँ पे 100 टन की ज़रूरत थी एक ईयर में, लेकिन आपके यहाँ पे अकाल पड़ गया, लेकिन इसकी वजह से आपके यहाँ पे सिर्फ 50 टन हो पाया। तो जब पहले ही डिमांड 100 टन की है और अब आप 50 टन ही प्रोवाइड करवा पा रहे हो, तो प्राइस क्या करेंगे, ओवर दी नाइट इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि एक ही रात में बढ़ के आसमान पर पहुँच जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। फिर होर्डिंग ऑफ एसेंशियल्स। देखो, बहुत ही अच्छा से एक एग्जांपल देता हूँ। क्या हुआ कि हमारा कोरोना टाइम चल रहा था, ठीक है, और सेकंड वेव में मतलब ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत पड़ी, काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी वजह से एक्सपायर भी हुए। ठीक है, तो इस समय पे क्या हुआ, काफ़ी मतलब ऐसे लोग थे जिनके मतलब दिल नहीं है, या आप कह सकते हो कि जो इंसान ही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने ऑक्सीजन की होर्डिंग कर ली। और जब ऑक्सीजन की होर्डिंग कर ली तो 500-600 रुपये का सिलेंडर 50-50, 60-60 हज़ार रुपये में गया। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हो कि यही सप्लाई फैक्टर का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है। एक टाइम पे आपको याद होगा कि नमक की भी अफवाह फैली थी मार्केट में कि नमक खत्म होने वाला है, नमक खत्म होने वाला है। तब नमक जो 20 रुपये की जो पैकेट आती है वो 100-200 रुपये की मार्केट में बिकी थी। क्यों? क्योंकि भैया सप्लाई फैक्टर डिस्टर्ब था, होर्डिंग हो रही थी चीज़ों की। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, देखो, फिर इसके बाद में था राइज इन गवर्नमेंट ड्यूटीज़। गवर्नमेंट क्या करेगी ना, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी। जैसे गवर्नमेंट सिगरेट पे हर साल क्या करती है, टैक्स बढ़ा देती है। तो सिगरेट क्या होती है, हर साल महंगी हो जाती है। और जब सिगरेट महंगी हो जाती है तो लोग कहते हैं यार सरकार मानती नहीं है, सरकार हमारे लिए हर बार महंगा कर देती है। भैया मत पियो सिगरेट, किसी ने कहा थोड़ी कि सिगरेट पियो। सिगरेट एंड
टबैको तो वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। फिर सरकार देखो पेट्रोल पे प्राइसेस बढ़ाती रहती है, तो जैसे पेट्रोल पे प्राइसेस बढ़ाती है तो उससे क्या होता है, महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। फिर क्या आता है हमारा, फिर आता है हमारा इन एडुकेट ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो आपकी इकोनॉमी में ज़रूरत है 100 चीज़ों की, बट आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज है ही नहीं। 1991 से पहले की जो इंडिया की हालत थी, एक क्लास बना के डाली हुई है मैंने 3, ठीक है। अगर आपको 1991 से पहले की हालत पूरी इंडिया की पढ़नी है ना, तो उन क्लासेस को जाके देखो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लासेस हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, एकदम स्मूथ क्लासेस हैं मतलब, ठीक है। तो जब देखो आपके यहाँ पे 1991 से पहले इंडिया में भी कोई मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, या आप कहो कि ऐसा कुछ था कि मतलब इंडिया में कुछ प्रोडक्शन होता है, ऐसा नहीं था। आप पुराने लोगों से पूछना, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी सामान खरीदने के लिए। तो क्या होता था कि डिमांड होती थी बट सप्लाई नहीं होती थी। तो जब सप्लाई ही नहीं है, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दी है चीज़ों को, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्राइसेस तो भाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे ना। जब प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। फिर आता है हमारा राइजिंग प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स। तो जब प्राइस इम्पोर्ट्स के प्राइस को सरकार बढ़ा देगी, तो या बढ़ गए मान लो, तो उसकी वजह से तो भैया चीज़ें अपने आप ही महंगी हो जाएंगी। आपकी एजेंशियल्स अगर महंगी हो जाती हैं जो आप इम्पोर्ट से मंगवाते हो तो, ठीक है। डिमांड फैक्टर्स समझ में आए, 3 थे। सप्लाई फैक्टर्स हमारे 5 हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, मॉनेटरी एंड फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। ये तीसरी है जो मैंने आपको बोला था, सीक्रेट है। तो इसमें क्या है देखो कि आपका राइजिंग लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर दिया। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करेगी, मतलब गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती ना, कोई योजना लॉन्च करी और अपनी जेब में डाल दी और कह रही भाई हम चलते, चलो चलो अपने अपने रास्ते हो जाओ, पब्लिक की नहीं पड़ी, कुछ नहीं होता ऐसा। देखो ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट कोई भी योजना लॉन्च करती है ना, तो पब्लिक के लिए ही करती है। मानो गवर्नमेंट ने कोई लोन स्कीम निकाली हो, 20,000 मतलब पर पर्सन 20,000 रुपये लोन दे रही है गवर्नमेंट बिजनेसमैन को। तो इससे क्या होगा, जब 20,000 रुपये वो पर्सन लोन लेके जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस, और जब इन्वेस्ट करेगा तो किसी न किसी को क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, ठीक है। राम को एम्प्लॉयमेंट मिली, और जब राम को एम्प्लॉयमेंट मिली तो राम ने क्या किया, मार्केट में सामान खरीदा। और जब उसने सामान खरीदा तो दूसरी चीज़ों की क्या हुई, डिमांड बढ़ी। और जब इन चीज़ों की डिमांड बढ़ी तो उससे क्या हुआ भैया, महंगाई बढ़ गई, ठीक है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि सरकार अपने बजट वगैरह में जितना भी पैसा ऐसा लेके आएगी, ठीक है, और मतलब कि ये कहो कि फाइनेंस कर रही है चीज़ों को, तो उसको हम लोग इसमें रखेंगे। तो ये हमारे मॉनेटरी एंड फिजिकल फैक्टर्स हैं। 3 तरीके के फैक्टर्स समझ में आ गए ना, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हम आगे इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन में देखो भाई कि इन्फ्लेशन कहते हैं ना कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई किसके लिए अच्छी है, देखो किसी लोगों के लिए अच्छी है, किसी लोगों के लिए बुरी है। हम एक जैसा मतलब एक ही तराजू में सबको नहीं तौल सकते, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग किसके लिए अच्छी है। तो क्या होता है, जब भी देखो मार्केट में इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है ना, तो हम इसे कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है। जब कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो वो लोगों को वेजेस प्रोवाइड करवाती है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करवाती है। तो इससे क्या पता लगता है कि कुछ हद तक इन्फ्लेशन रेट मार्केट में अच्छा भी है, ठीक है। तो रेजिस कैपिटल फॉर्मेशन कर देती है, हमारी कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा देती है। फिर बेनिफिशियल फॉर ट्रेडर्स। अब ये कैसे है, देखो क्या हुआ कि आप एक ट्रेडर हो, ठीक है। आप मतलब मान लो चाय पत्ती वगैरह या जो भी कुछ है खरीदते हो, ठीक है। आप टाटा टी की ट्रेडर हो, तो आप क्या करते हो ना, आप अप्रैल में कुछ अपना स्टॉक ले लेते हो खरीद के, और आप इसको मई जून तक मतलब क्लियर करते हो। तो अप्रैल में तो आपने खरीदा था यहाँ पे स्टॉक जिसकी वैल्यू थी 50 रुपये के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे 50 रुपये था। बट मई जून तक आते आते यही पैकेट 60-70 रुपये की हो गई। तो आपको क्या हुआ, आपको तो भैया सीधे ही सीधा कितना का फायदा होगा, देखो 10 रुपये का फायदा आपको यहाँ पे होने वाला था, अब 20 रुपये का फायदा आपको इन्फ्लेशन की वजह से हो गया, तो आपको तो डायरेक्टली 30 रुपये का फायदा हो गया ना। तो इस तरीके से ट्रेडर्स को फायदा हो जाता है जब हमारा क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। या फिर अगर आप देखोगे ना कि जैसे आलू हो गया या गेहूं हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उस सीज़न में खरीद लेते हैं जिस सीज़न में सस्ता होता है, और उस वाले सीज़न में निकालते हैं कोल्ड्स में रख के, जिस वाले सीज़न में क्या होता है, महंगा होता है। तो इस तरीके से भी ट्रेडर्स अपना फ़ायदा कर लेते हैं। फिर बिजनेस एंड रिच क्लासेस आर गेनर्स। अब देखो इसका सबसे लाइव एग्जांपल दूंगा, और जो करंट अफेयर्स का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अभी एक इंडिया का ही एक पर्सन था जिसने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेल्थ गेन किया था, ठीक है। अब देखो नाम आपको उसको मुझे बताना है, ठीक है। मैं नहीं आपका नाम उसका नाम मैं नहीं आपको बताऊंगा, आप उसका कमेंट में नाम बताओ। मैं बता देता हूँ कि बिजनेसमैन ही है वो, बहुत बड़ा इंडिया का, ठीक है। तो वर्ल्ड का मतलब सबसे ज़्यादा वेल्थ गेन किया उसने पिछले साल में। तो बिजनेस एंड रिच क्लासेज जो थी वो हमेशा गेन कर जाती हैं, क्यों, जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो उसमें जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएंगे, और लोग हाईयर प्राइसेस देने को मजबूर हो जाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं ना, बिजनेसमैन उसके प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं, और जब प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं तो उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी हाई कर लेते हैं, तो इससे इनका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। डेटर्स आर गेनर्स हो जाते हैं, मतलब जो भी कोई डेटर्स हैं वो क्या करेंगे, उनको फ़ायदा हो जाता है। फिर क्या होता है हमारा
फार्मर्स आर गेनर्स किस तरीके से, देखो अप्रैल में इन्होंने कोई यहाँ पे फसल उगाई, या चलो गेहूं का एग्जांपल लेते हूँ, गेहूं उन्होंने उगाया नवंबर में, उस समय पे मतलब इन्होंने सोचा था चलो भैया 1000 रुपये तक की बिक जाएगी, लेकिन क्या हुआ कि अप्रैल तक आते आते इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, तो अब जो ये इन्होंने 1000 रुपये का जो लगाई थी ना काउंटिंग की 1000 रुपये का था, अब वो 1600 रुपये हो गया। ठीक है, तो 1600 रुपये हो गया, तो इसको तो भैया सीधा सीधा 600 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारे किसान हैं उनको भी फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों से, बट ऑलवेज नहीं कह सकते, बट जनरली अगर हम कहेंगे तो यही टर्म्स होती हैं। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है इकोनॉमिक्स के, ये सब क्या है मतलब कि होता रहता है, इसलिए बना दिए गए हैं कि मतलब रियल लाइफ पे बेस्ड होता है। चलो, अब कुछ हमारे फ़ायदे हैं, कुछ हमारे नुकसान भी हैं, और डेंजर्स ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं। राइज इन इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो इसमें क्या होता है कि भैया गरीब आदमी है, टाटा टी वही जो पहले 50 रुपये की आती थी, बट इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होने से क्या हो गया, वही अब 80 रुपये की होगी। जब 80 रुपये की हुई तो गरीब को तो भैया ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना, उसकी तो सैलरी वगैरह इंक्रीज़ नहीं हुई, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा पे करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसको तो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, और तो इसकी तो जो सेविंग्स थी वो लो हो जाएंगी। बट वहीं पे जो रिच जो क्लास है जो बना रही है कंपनीज़ को, वो तो इस पर हाइयर मार्जिन निकाल लेगी, तो उसके जो सेविंग्स थी वो क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसकी वजह से क्या करता है ना, ये इनइक्वलिटीज़ को इंक्रीमेंट कर देता है इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर क्या आता है, हमारे लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कैसे, देखो कि क्या हुआ, कुछ ऐसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं रोड फ्लाईओवर्स के, जो 5 साल के लिए होते हैं। आपने 2011 में कोई प्रोजेक्ट उठाया था, ठीक है, 2011 का कोई प्रोजेक्ट था जिसकी कॉस्ट थी मान लो 100 करोड़ रुपीज़ की, मतलब एक फ्लाईओवर था जो कंपनीज बना रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको 5 साल का टाइम दे रखा था कि आप 5 साल में बनाओ। 2016 तक आते आते मतलब इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो गया कि जो इसको 100 करोड़ जो था ना, अब वो इसको 150 करोड़ रुपये बनाना पड़ रहा है। ठीक है, 150 करोड़ रुपये। तो अब आप ये चीज़ देखो कि जो इसका जो बिज़नेस था, मतलब ये तो भाई इसी में से कुछ कमाता ना जो इसका कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन इसका तो बिज़नेस क्या हुआ, ठप हो गया। क्यों, क्योंकि इतने बड़े ड्यूरेशन का था और इसमें इन्फ्लेशन बढ़ना बहुत ही आम सी बात है। कई बार आपने देखा होगा कि क्या होता है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे डिले हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो 5-5, 10-10, 20-20 साल के होते हैं, और उनका जो इतना मतलब प्रोजेक्ट का एस्टिमेट लगाया होता है वो सब इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन मार्केट में इंक्रीज़ कर जाता है। फिर राइज इन ब्लैक मनी, चीज़ों की होर्डिंग होने लग जाती है, चीज़ें महंगी होने लग जाती हैं, टैक्सेबल इनकम नहीं रहती, तो ब्लैक मनी का होना बहुत ज़्यादा आम सी बात है, क्योंकि लोग टैक्स चोरी करने लग जाते हैं। लोग सोचते हैं यार इतनी तो महंगाई है, हम टैक्स क्यों दें। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लैक मनी में इंक्रीज हो जाता है। लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू, तो देखो ये दोनों एक ही साथ ही चलते हैं, ब्लैक मनी का इंक्रीज होना और टैक्स रेवेन्यू का इंक्रीज होना, दोनों एक ही साथ चलेगा। अब क्या होता है कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है ना, तो गवर्नमेंट तो ये पब्लिक के लिए काम कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिक के लिए काम कर रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है तो गवर्नमेंट भी सोचती है कि भाई इनको थोड़ी सी चीज़ें सस्ती कर दी जाए, तो गवर्नमेंट इसकी वजह से क्या करती है, थोड़ा सा टैक्स को कम कर देती है, सोचती है कि भाई लोगों के ऊपर थोड़ा बर्डन कम आए, तो इसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू भी कम हो जाता है, या फिर लोग टैक्स की चोरी कर लें। क्रेडिटर्स आर लूजर्स। ठीक है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन में बेनिफिट किसको होता है, डेटर्स को, और लूजर्स कौन होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। वेज जिनको वेजेस मिलते हैं, सैलरीज मिलती है, ठीक है, बिजनेस क्लास नहीं है, मतलब सैलरीड क्लास है, वो क्या होती है, वो लूजर्स होती हैं। क्यों, क्योंकि देखो आपकी सैलरी तो फिक्स्ड है, आप बिजनेस में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, बट आप सैलरी थोड़ी कि आप गवर्नमेंट का या अपने बॉस का गिरेबान पकड़ लोगे कि भैया मेरी सैलरी बढ़ाओ, मेरी सैलरी बढ़ाओ। नहीं कह सकते, वो बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा वरना नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, फिर कंज्यूमर्स आर लूजर्स, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपको हायर पे करना पड़ेगा टाटा टी के लिए। स्मॉल इन्वेस्टर्स आर लूजर्स। क्यों, क्योंकि देखो भैया ये तो छोटा छोटा पैसा लगा रहे हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन क्या वो इन्फ्लेशन में मार्केट की वजह से इनकी प्राइस बढ़ गया, जब मनी सप्लाई बढ़ गई तो इनका भी तो चीज़ें महंगी हो गई ना, तो ये लोग खरीदेंगे भैया, वही वो सब हो जाएगा इनके साथ। फिर हाई कॉस्ट इकोनॉमी मतलब आपकी इकोनॉमी जो है वो क्या हो रही है, महंगी हो रही है, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतें आती हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, इन सब में। ठीक है, देखो यार बहुत बड़ा सा टॉपिक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी सही है, कुछ बहुत ही मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, और मैंने आपको बता भी दिया एक रीज़न कि क्यों क्यों किस किस वजह से किस किस में मतलब बेनिफिट क्यों है और कोई चीज़ डेंजर क्यों है। चलो आगे देखते हैं क्या मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन, मतलब कि इन्फ्लेशन की रेमेडीज, इन्फ्लेशन की दवाइयाँ क्या हैं। मॉनेटरी मेजर्स और रेस्ट्रिक्टिव अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मतलब आरबीआई क्या करेगी ना कि मार्केट में मनी सप्लाई को कम करेगी, तो जब मनी सप्लाई को कम करेगी या रेगुलेट करेगी तो वो क्या करेगी, लोन नहीं देगी, और लोन नहीं देगी इसका मतलब क्या है कि मार्केट में क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करवाएगी, और जैसे ही मार्केट में क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करवाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो हमारी मनी सप्लाई है वो क्या करेगी, डाउन हो जाएगी, और जब डाउन हो जाएगी तो
या साफ सीधी सी बात है कि लोगों के पास में पैसा नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मनी सप्लाई डाउन हो जाएगी, तो महंगाई थोड़ी नियंत्रण में आएगी। चलो आगे देखते हैं डेफिनेशन। द RBI इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, सबको पता है। इट इज़ एम्पावर्ड टू रेगुलेट क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन और मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए इसको एम्पावर्ड है। इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड द RBI यूजेस वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू रेस्ट्रिक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ठीक है। RBI बहुत सारे ऐसे साम दाम दंड भेद अपनाती है जिसकी वजह से मार्केट में जो हमारी मनी जो सप्लाई है उसको क्या किया जा सके, उसको कंट्रोल में किया जा सके। अब आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखो मैंने आपको बताया था ना, जब हम मनी एंड बैंकिंग पढ़ रहे थे, ये कुछ हमारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में देखो क्या होता है, बैंक रेट और डिस्काउंट रेट या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम लोग अपना ये देखते हैं क्या होता है कि बैंक रेट रेफर्स टू दैट rate at which a central bank is ready to lend money to commercial banks or to discount bills of specified types। देखो जिस रेट पे हमारी जो सेंट्रल बैंक जो है ना, जो छोटे छोटे बैंक है हमारे, कौन से, जैसे SBI, PNB या कोई भी बैंक उनको लोन देती है, उस वाले रेट को हम लोग क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। तो जब मार्केट में अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो RBI क्या करेगी, उन वाले रेट को क्या करेगी, इंक्रीज़ कर देगी, ताकि वो लोन को क्या करें, महंगा कर दें। और जब लोन महंगा हो जाएगा, मतलब उसका इंटरेस्ट रेट हाई होगा, तो लोन लोग कम से कम लेंगे, और जब लोग कम से कम लेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन कम होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हमारा सेकंड पॉइंट है। वो क्या कहते हैं, बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस वी मीन द सेल और परचेस ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, मतलब बॉन्ड पेपर्स टाइप के होते हैं, तो उनको RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे सेल एंड परचेज करती है। एज इज नोन दैट द क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक डिपेंड ऑन द कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक्स, ठीक है। तो जब महंगी हो जाएगी ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बॉन्ड्स को अपने बेचना स्टार्ट कर देगी। मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन आई है तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड्स जो होगी वो बेचना स्टार्ट कर देगी, ताकि क्या है कि पैसा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास में आ जाए। जब गवर्नमेंट के पास रिजर्व आ जाएगा पैसा, तो इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में भैया आपने पैसा कम कर दिया। देखो एग्जाम्पल बताते हैं कि आपके यहाँ पे 1,000 करोड़ रुपए था, ठीक है, और गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया कि हम लोग बॉन्ड्स बेच के 500 करोड़ रुपए को कम कर देंगे। इसका मतलब ठीक है, आधा कर देंगे पैसा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें से आधा पैसा काट दिया, ठीक है, 1,000 में से, और सिर्फ आपके यहाँ से 500 करोड़ रुपए रह गया। और जब 500 करोड़ रुपए रह गया तो किस तरीके से कि गवर्नमेंट ने आपको बॉन्ड्स बेच दिए, मतलब गवर्नमेंट का ये लो सिक्योरिटीज़ लो 2 साल के लिए, ठीक है, और अपने पास में रखना, और हम 500 करोड़ रुपए अपने पास में रखें। अब ये गवर्नमेंट का लॉक्ड हो गया। अब मार्केट में कितना रुपया है, सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ रुपए। तो अब भैया पहले 1,000 करोड़ रुपए था, 500 करोड़ रुपए है, तो मनी सप्लाई क्या हुई है, डिस्टर्ब हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये डिक्रीज कर गई, तो इन्फ्लेशन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। समझ में आई ये चीज़। चलो आगे चलते हैं। अब आता है हमारा लीगल रिजर्व रेशियो। देखो बताया था मैंने आपको, LRR होता है, तो इसको हम वेरिएबल या फिर लीगल रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी कह सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है हमारा CRR और SLR। तो CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। देखो डेफिनेशन ही बताती है, याद करने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन से नाम से याद रखो, कैश। तो इसमें क्या होता है कि RBI कह देती है छोटे छोटे कमर्शियल बैंक्स को कि भैया आपको इतना इतना कैश क्या करना है, रिजर्व में रखना है अपना। तो जब रिजर्व में रखने के लिए जब इन्फ्लेशन हाई होगा तो RBI कह देगी कि आपको 20 नहीं 50% अपना जो कैश है उसको रिजर्व में रखना है। तो जब रिजर्व में रखेगी तो क्या होगा, लोन कम से कम देगी, और जब लोन कम देगी तो इसकी वजह से क्या होगा, मुझे बताओ, मनी सप्लाई मार्केट में हिंडर कर जाएगी ना, मतलब रुक जाएगी। तो जब रुकेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। उसी तरीके से आता है हमारा स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। तो स्टैच्यूरी का मतलब क्या होता है कि हमारी वैधानिक मतलब कि कुछ भी ऐसा, मतलब बैंक्स को अपने यहाँ पे कुछ सर्टेन सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ेगी। मतलब बैंक ऐसा नहीं कर सकती कि उस सिक्योरिटीज़ को कहीं पे बेच दे या फिर उसको ख़त्म कर दे, या फिर मतलब मार्केट में उसको निकाल दे कुछ पैसों के लिए, नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को बैंक्स को उतनी क्या करनी पड़ेगी, सिक्योरिटीज़ को अपने यहाँ पे रिजर्व रखना पड़ेगा। और जब रिजर्व रखेगी तो उससे क्या होगा, बताओ मुझे आप, मनी सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी ना, इंक्रीज तो नहीं करेगी ना, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे CRR और SLR का। तो आप देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप याद रखो कि जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट क्या होगा, CRR में क्या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, SLR में क्या करना चाहिए, तो आप सीधा सीधा कर देना भैया कि इंक्रीज कर देना चाहिए और कुछ मत। इन्फ्लेशन का मतलब हाई प्राइसेस, तो इसका मतलब क्या है कि सबके सारे रेट क्या होंगे, हाई होंगे, ठीक है। और हाई क्यों होंगे उसके मैंने आपको रीजंस भी बता दिए। चलो आगे चलते। अब क्या होगा, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स,
ठीक है। देखो क्वांटिटेटिव ऊपर वाले थे, अब क्या है हमारे क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव मतलब जिसमें क्वालिटीज़ को, मतलब इसमें कुछ भी आप परसेंटेज वगैरह में मॉनिटर नहीं कर सकते किस तरीके से। देखो मॉरल सुजैन मैंने आपको बताया था कि आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका अगर आप देखोगे ना कि रियल में मीनिंग क्या है, तो इसका रियल में मीनिंग होता है मतलब कि आपके सिद्धांत कुछ मतलब इस तरीके का। तो इसका आप इसमें इकोनॉमी में क्या मीनिंग है, एम्स एट स्ट्रेंथिंग द नेचुरल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मॉनेटरी अथॉरिटी एंड द बैंक्स एज वेल एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट इज़ अ नॉट a statutory obligation. It is only a persuasion of commercial banks not to apply for further accommodation from RBI। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कोई स्टैचुरी ऑब्लिगेशन नहीं होती, बट आरबीआई बोलती है कि भैया थोड़ा सा ना लोन को कम करो यार, मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हाई है, आप लोन को थोड़ा कम दो। तो बैंक्स बोलती हैं ठीक है भैया, आप हमारे क्या हो, बैंकर्स बैंक हो, आपकी बात नहीं मानेंगे तो जाएंगे कहाँ। तो बैंक क्या करती है ना, अपने लोन को कम कर देती हैं। ठीक है। चलो, फिक्सेशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के थ्रू क्या करेगी, कुछ मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स को मतलब लोन अमाउंट्स को फिक्स कर देगी ताकि आप इससे ज़्यादा नहीं दे पाओ। और जब आप इससे ज़्यादा नहीं दे पाओगे तो क्या होगा भैया, इन्फ्लेशन कंप्लीट उसमें आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी कि भैया आपको इतना इतना लोन देना ही देना है। मतलब आपको 20 लाख करोड़ का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर वो निकाला था अपना इकोनॉमिक पैकेज, तो उसने सब बैंक से कहा कि भैया आप 1-1 लाख करोड़ रुपए का क्या करो, लोन प्रोवाइड करवाओ। किसको, छोटे मजदूर को, छोटे बिजनेसमैन को। तो ये भी इसी में आएगा, फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है, समझ में आई ये चीज़। चलो आगे अब हम चलते किसमें, हमारा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। It is another method of selective credit control. It is made by regulating the purposes for which the loans are given among the various member banks। ठीक है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि आपकी मतलब किसी पर्पस के लिए दीजिए, कि मतलब आपको किसी सेक्टर को बढ़ाना है, जैसे कि मतलब छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाना है, ऐसे सेक्टर्स को बढ़ाना है जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें, जैसे हमारे खादी वाले हो गया या फिर हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हो गया। ठीक है। तो उनको बढ़ाने के लिए भैया लोन वगैरह प्रोवाइड करवा दीजिए, तो बैंक आपको इस तरीके से ऊपर से इंस्ट्रक्ट कर देगा आरबीआई, तो आप इसी तरीके से क्या करोगे, लोन वगैरह प्रोवाइड करवाओगे। ठीक है। तो ये तो हमारा क्रेडिट रेशनिंग। देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा भाई, बहुत बड़ी सी क्लास थी, मेरे तो गला दर्द कर गया सच में पढ़ाते पढ़ाते। थोड़ी अच्छी भी क्लास थी मुझे, मतलब इन्फ्लेशन मुझे पर्सनली फेवरेट टॉपिक है मार्केट के बाद में। तो चलो, तो इसमें क्या क्या आज हमने पढ़ा हमारी क्लास में कि किस किस तरीके से हमारे जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज कर सकते हैं, डिमांड फैक्टर्स में, सप्लाई फैक्टर्स में, ठीक है, मॉनेटरी एंड फिजिकल फैक्टर्स में। फिर इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं पूरे पूरे हमने देखे। इसके देखो डेंजर्स ज़्यादा हैं, बेनिफिट्स कम हैं इन्फ्लेशन के। बट सबसे बड़ा जो हमारा एक बेनिफिट ये है इन्फ्लेशन का कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ावा देता है। फिर हमने देखा कि इसके मेजर्स क्या हो सकते हैं, तो क्वांटिटेटिव में हमने देखा बैंक रेट है और ओपन मार्केट ऑपरेशन है जिनको हम OMO भी कहते हैं। फिर हमारे CRR या SLR भी हमने देखा। फिर हमने देखा हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स क्या हैं, तो उसमें हमारा मॉरल सुजैन आया, फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आया और हमारी रेशनिंग ऑफ क्रेडिट आया लास्ट में। ठीक है। तो आई होप आपको यार वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे चैनल के साथ में पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बताइए किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस आप लोगों को एक फ्री बैच लॉन्च प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें हम आपसे एक भी पैसा या एक भी रुपये चार्ज नहीं कर रहे। और अभी हमारी इकोनॉमिक्स की 3rd लास्ट क्लास थी, इसके बाद में 2 क्लासेस में और बनाऊंगा BOP के ऊपर जो होंगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। और फिर उसके अंदर हम लोग अपनी मार्केटिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।